नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके की रोल के लिए अपनी जगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी काफ़ी हद तक पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी जगुआर एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का प्लान बनाया जा रहा है। इनको 2028 से रिटायर करना स्टार्ट किया जाएगा और 2035 आते आते इंडियन एयरफोर्स में अभी जितने भी जगुआर को ऑपरेट किया जा रहा है उन सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। अब इनिशियली जगुआर को तेजस MK2 से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था, लेकिन मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मैन्ड प्लेटफॉर्म की जगह पर इसमें अनमैन्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स अभी दो मेजर प्रोग्राम को इसमें इवेल्युएट कर रही है, जो अनमैन्ड डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म या UDPSP प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए डेडिकेटेड है। अभी इस प्लेटफॉर्म की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पर काम चल रहा है, जिसको अभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस है स्टेल्थीनेस, लो कॉस्ट और बड़े पेलोड कैपेसिटी को बैलेंस करना। मतलब ये UAV एनिमी लाइंस के पीछे जाके बिना डिटेक्ट हुए हैवी बॉम्ब्स और हैवी पेलोड को गिराकर आसानी से वापस आ सकते हैं। स्टेल्थीनेस और हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इस मिशन का मेन प्रायोरिटी होने वाला है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का ट्रेंड ग्लोबली अभी ग्रो कर रहा है और इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं रहने वाला है। UAVs का एक फायदा ये होने वाला है कि बिना पायलट्स की जान को खतरे में डाले हाई रिस्क एनवायरनमेंट में जाके डेंजरस मिशन को परफॉर्म किया जा सकता है और इसके लिए हमको कोई कैजुअलिटी का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनकी ओवरऑल कॉस्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखने वाले, क्योंकि हम जगुआर्स को रिटायर करने वाले और उसके जगह पर जो भी एयरक्राफ्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि जगुआर को रिप्लेस करेगा, वो जगुआर की तरह कॉस्ट इफेक्टिव होना भी काफ़ी ज़रूरी हो। अगला अपडेट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क को लेके है, और ऐसा क्यों है आपको आगे चल के पता चलने वाली है। तो कल भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ 31 प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील को फाइनल किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब $4 बिलियन के आसपास की थी। इसमें ड्रोन के साथ साथ इसके वेपन्स और इसकी मेंटेनेंस पैकेज भी इंक्लूड है। प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन्स को हम लॉन्ग एंड्योरेंस और उसकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जानते हैं और कई सालों से इनको दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में गिना जाता है। इन ड्रोन का मेन काम सर्वेलेंस और स्ट्राइक ऑपरेशंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है। स्पेशली जब बात डिफिकल्ट टेरेन में आती है, ये ड्रोन इंडियन मिलिट्री को क्रिटिकल सर्वेलेंस और स्ट्राइक ऑपरेशन देने की उम्मीद किया जा रहा है और इसी वजह से इनको खरीदा जा रहा है, जो कि चाइना के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं वहां पर काफ़ी ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये डील अनाउंस होने के बाद काफ़ी सारे डिबेट भी स्टार्ट हो गई है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इंडिया अपने इंडिजिनस UAV प्रोग्राम जैसे कि आर्चर NG और हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस या हेल कैटेगरी के ड्रोन को डेवलप करने पर काम कर रहा है, तो इंपोर्टेड ड्रोन को क्यों खरीदा जा रहा है, और अगर डिमांड को देखकर खरीदा जा भी रहा है तो इंडिजिनस ड्रोन की डेवलपमेंट को क्यों सपोर्ट और फंडिंग नहीं किया जा रहा है। ये सवाल इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि अभी आर्चर NG प्रोग्राम को सस्पेंड करने का फैसला किया जा रहा है, और तापस UAV प्रोग्राम की बात करें तो रिसेंटली इसको भी लगभग बंद करने का फैसला किया गया था। वो तो नेवी का भला हो जिसकी 10 यूनिट की ऑर्डर करने की वजह से वापस इसके डेवलपमेंट को जारी रखा जा सका है। यहाँ पर अगर प्रेडेटर ड्रोन और तापस UAV की कंप्लीट डेवलपमेंटल कॉस्ट को कंपेयर किया जाए तो दो प्रेडेटर ड्रोन की यूनिट कॉस्ट की कीमत पर हम तापस UAV की कंप्लीट डेवलपमेंट को फंडिंग कर सकते हैं, और सेम लॉजिक आर्चर NG पर भी लागू होता है। लेकिन जब हम इतने महंगे ड्रोन को यूनाइटेड स्टेट से खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही इंडिजिनस ड्रोन प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं कर रहे या फिर फंडिंग करने में डिले कर रहे हैं, जो कि इनके मुकाबले कई गुना सस्ता होने वाला और इनकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम पड़ने वाला है। इसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन की एक और दिक्कत ये भी है कि अब इनको कोई गेम चेंजर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि लगातार इनको होते रिवल की तरफ से मारकर गिराया जा रहा है, जिनके पास कोई भी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के खिलाफ जिनके पास मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और रडार टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये किसी भी हैवी हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट में ये ड्रोन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस को लेके है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या शॉर्ट में कहे तो कॉन्गो की तरफ से अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अभी मॉडर्नाइज करने का प्लान किया जा रहा है और इस मिशन में इंडिया एक मेजर पार्टनर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्गो की एयरफोर्स की, जो काफ़ी पुराने सोवियत एरा एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
कॉन्गो के पास अभी Su-25 फ्रॉगफुट जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद है जो कॉम्बैट के लिए काफ़ी टाइम से यूज हो रहे हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इसको अभी मेंटेन करना भी कॉन्गो के लिए काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा है और रशिया के साथ डील कर पाना भी संभव ना होने की वजह से अभी इनके लिए स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे। इसी वजह से कॉन्गो की तरफ से अभी एक्टिवली अपनी इस फ्लीट को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। अगस्त में कॉन्गो की एयरफोर्स के एक हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत आई हुई थी, जिसमें उन्होंने तेजस MK1 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था। ये विजिट उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि वो अपनी पुरानी सोवियत ऑरिजिन फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक मॉडर्न और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे देख रहे थे। इस विजिट के दौरान कॉन्गो की एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी काफ़ी बातचीत किया था। कॉन्गो के ऑफिशियल को तेजस MK1 की मल्टी रोल कैपेबिलिटी काफ़ी पसंद आई थी और कॉन्गो के ऑफिशियल्स को ये बात अच्छा लगा था कि ये एयरक्राफ्ट उनके पुराने सोवियत ऑरिजिन प्लेटफॉर्म के मुकाबले मेंटेन करना काफ़ी आसान होगा और ये एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को भी कर पाएगा, जबकि उनके पास जो Su-25 मौजूद है वो सिर्फ एयर टू ग्राउंड अटैक को कर सकते हैं। अगर कॉन्गो तेजस MK1 को यहाँ पे एक्वायर करता है तो ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले वो Su-25 जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन तेजस MK1 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि एयर टू एयर ऑपरेशन के साथ ग्राउंड अटैक ऑपरेशन को सपोर्ट कर पाएगा और इसका एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम कॉन्गो के एरियल कॉम्बैट को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाएगा। अगला अपडेट भारत और मलेशिया की तरफ से, और अभी हम बात करने वाले हैं एक और बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट की सक्सेस के बारे में, जो कि अभी भारत के लिए बहुत ही बड़ी मेजर अचीवमेंट बन सकती है। उत्तर प्रदेश में समटेल एवियोनिक्स ने मलेशियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKM फाइटर जेट के लिए मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड अप डिस्प्ले सिस्टम को सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया है। इस डील से इंडिया और मलेशिया के डिफेंस टाइज और भी मजबूत होने वाले हैं और ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। समटेल एवियोनिक्स के मल्टी फंक्शन डिस्प्ले मलेशियन सुखोई Su-30 MKM जेट्स को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी मदद करेंगे और ये मल्टी फंक्शन डिस्प्ले पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देंगे और फ्लाइट डाटा और कॉम्बैट सिस्टम को मैनेज करना काफ़ी आसान बनाएंगे। यहाँ पर 3 अलग अलग साइज के मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को मलेशिया की Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए सप्लाई किया जाने वाला है। ये सेम डिस्प्ले हैं जिनको अभी इंडियन एयरफोर्स के Su-30 में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 6 इंच बाय 6 इंच, 5 इंच बाय 5 इंच और 5 इंच बाय 4 इंच के साइज में आते हैं और इनका कॉकपिट में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत की तरफ से अभी मलेशियन Su-30 MKM के लिए हेड अप डिस्प्ले सिस्टम को भी सप्लाई किया जाने वाला है, जो कि उनकी पुरानी रशियन ओरिजिन हेड अप डिस्प्ले सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। अब तक समटेल ने इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके की करीब 1000 से भी ज़्यादा मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड अप डिस्प्ले सिस्टम को डिलीवर कर दिया है, जो कि अभी हमारे एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इन सभी सिस्टम को बनाया गया और अभी सेम डिस्प्ले सिस्टम को एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।